আমি আমার সাথীদের বলবো, আমার চিকিৎসক সাথীদের বলবো, जी हाँ, वो बर्बर केस जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, जिसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। सीबीआई इस जांच को कर रही है और कोलकाता दरिंदगी केस में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ है, तफसील से आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। कोलकाता केस पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप केस की अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता केस में सीबीआई ने दायर की स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि आज का वक्त मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को अपनी अभी तक की जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी थी। अब ये जानकारी मिल रही है कि स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही का जिक्र है, घटना स्थल को सुरक्षित नहीं किया गया, ये भी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। जिनसे पूछताछ हुई, रिपोर्ट में उनका भी ब्यौरा है, यानी अभी तक की जो पूछताछ हुई है, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है इस मामले में, उसका पूरा ब्यौरा इस स्टेटस रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। रिपोर्ट में अभी तक की जांच का पूरा जिक्र है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। 20 अगस्त को पिछली सुनवाई हुई थी और स्टेटस रिपोर्ट तलब करने के लिए सीबीआई को इस दौरान कहा गया था। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में है क्या कुछ, पहले ये जान लीजिए। पुलिस की लापरवाही का जिक्र है, जो जानकारी मिल रही है। घटना स्थल को सुरक्षित नहीं रखा गया, इसका भी जिक्र किया गया है। घटना स्थल सुरक्षित नहीं होने से नुकसान पहुंचा है एविडेंस को। अब तक हुई पूछताछ का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। जिनसे पूछताछ की उनका पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में दिया गया है। जी, और हमारे साथ इस वक्त हमारे वो तमाम सहयोगी मौजूद हैं लाइव, जो कि लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे, कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और तमाम खास मेहमान भी हमें करेंगे ज्वाइन। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्टेटस रिपोर्ट के जरिए क्या और जानकारियां सामने आई हैं? अभी तक की जांच का ब्यौरा दिया गया और डे 1 से जो सवाल उठ रहा है, कोलकाता पुलिस जांच जिस तरह से उसने अंजाम दी वो सवालों के घेरे में था। इस स्टेटस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है। क्या एग्जैक्टली कहा गया, तफसील से बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए आज ही सुबह सीबीआई ने अपनी स्टेटस जो रिपोर्ट है इस केस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी जो हुड़दंग मचाया गया अस्पताल के अंदर, जो दंगा हुआ, उसको लेकर अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की है। इस रिपोर्ट के अंदर उन तमाम किरदारों के बयान दर्ज किए गए हैं जिनका इस केस से सीधे तौर पर ताल्लुक है, चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो, इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हो, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जो कि उस वक्त उस रात वारदात के वक्त वहां पर तैनात थे हॉस्पिटल के अंदर, वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो अब तक सबसे पहले कोलकाता पुलिस ने रिकवर की थी, जिसमें संजय राय की मूवमेंट बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर दिखाई दे रही थी, वो सीसीटीवी फुटेज अब सीबीआई के पास मौजूद है। फॉरेंसिक एविडेंसेस या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें से कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी है, उनका हवाला इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो एक कहा जा सकता है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है, जो बाकायदा एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई की तरफ से तैयार की गई थी, उसे फिलहाल यहाँ पर सौंप दिया गया है और उस रिपोर्ट के ऊपर से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होगी। जी, तो जितेंद्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंप दी गई और इस पर आज सुनवाई होनी है। कोलकाता पुलिस का भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, कोलकाता पुलिस ने घटना का ब्यौरा दिया है। पुलिस ने लापरवाही के आरोप को गलत बताया है। आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उसमें पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए गए थे। बताया गया था कि पुलिस की ओर से भी लापरवाही की गई। हालांकि जो कोलकाता पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अपने पक्ष में सफाई पेश की गई। कुमार कुंदन का मैं रुख करना चाहूंगी, कोलकाता से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, पूरे मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही कोलकाता पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे थे कि जो क्राइम सीन है उसे ठीक से सिक्योर नहीं किया गया, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उस इलाके में साफ तौर पर कई फुटप्रिंट्स मिलने की बात भी सामने आ रही है।
प्रतिमा, कोलकाता पुलिस के हीला हवाली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस दिन घटना हुई उसके 3 दिनों बाद जब वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए अस्पताल प्रशासन के लोग आए तो कोलकाता पुलिस को चाहिए था सबसे पहले कि उसको रोकें, ना कि दीवार को तोड़ने दें। कोलकाता पुलिस ने दीवार को तोड़ने दिया। इसका मतलब साफ था कि जो क्राइम सीन, जो प्लेस ऑफ अकरेंस था, वहां पे भी अगर कुछ कोलकाता पुलिस के सामने हो रहा था तो वो भी कोलकाता पुलिस ने होने दिया। ऐसे में कोलकाता पुलिस का यह दावा कि उन्होंने कहीं कोई गलती नहीं की है, वो एक तरीके से कह सकते हैं नाकाफी है और गलत है। शायद यही वजह है कि सीबीआई उन सभी चीज़ों का उजागर कर रही है जिससे यह पता चल सके कि किस तरीके से एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने दिया कोलकाता पुलिस ने। और यह बात बहुत ही साबित होती है क्योंकि समय, जो टाइमलाइन है, जो क्रोनोलॉजी है, उस हिसाब से देखें तो एफआईआर दर्ज करने से लेकर पीड़िता के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने तक तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कोलकाता पुलिस संदेह के घेरे में है। यहाँ तक कि टीएमसी के ही लोगों ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने स्निफर डॉग भी समय रहते नहीं भेजा। यदि समय रहते स्निफर डॉग भेजा होता तो फिर आप यकीन मानिए, अगर संजय राय वहां खड़ा था तो निश्चित रूप से जो पास के एएसआई के बैरक में वो आराम कर रहा था वहां पहुंच के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कुमार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रियंका टिब्रेवाल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी समर्थक के तौर पर। अरविंद जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं यूपी जैसे सूबे के। सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। कोलकाता पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए जब इस मामले की सुनवाई की तो भी कई अहम और तल्ख टिप्पणियां इस बाबत की थी। अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में भी उसी बात का जिक्र है। क्या यह सवाल आपको परेशान करता है क्या कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कुछ ऐसा घट रहा था इसी हॉस्पिटल में जिसकी पर्देदारी थी? बादल देवनाथ साहब। समीर जी गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। समीर जी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 4-5 घंटे के अंदर मेन जो आरोपी अपराधी था उसको गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद से 6-7 दिन हो गया, सीबीआई ने एक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट देगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम सब चाहते हैं जितना अपराधियों था उन सभी को गिरफ्तार किया जाए, उन सभी को कानूनी सजा दिया जाए, फांसी होना चाहिए सबको। ये भी हमारा भी डिमांड है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हर दिन यहाँ पर मृतकों को लेके राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर रैली कर रहा है, धरना दे रहा है, और लेकिन मृतकों का परिवार एक बार भी कोई नहीं किया। मृतकों के परिवार के साथ भी नहीं किया। उनके परिवार के साथ देना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं उनको चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट के कुछ लोग और नक्सलपंथियां और भाजपा के लोग उतर गए। मांडे को इन लोगों को नमन अभिनंदन करना चाहिए, लेकिन पूरी पीड़ितों के साथ नहीं है। ये सब क्या करते? मृत्यु हो गया, हत्या हुई। नहीं बादल देवनाथ सर, आपको लोगों के प्रदर्शन से तकलीफ क्यों हो रही है? लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है इस मामले में जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस को जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था कि सीबीआई एक्शन की जरूरत ही ना पड़ती, वो सब कुछ हुआ नहीं, ढिलाई बरती गई, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। और केवल बीजेपी के लोगों को आप कह रहे हैं, मैं नहीं जानती आप लोगों के बीच की राजनीति क्या है, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं उस पर भी आप लोगों को आपत्ति है। प्रियंका टिब्रेवाल। नहीं मैडम जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। आपने आरोप लगाए, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हम सभी जानते हैं कि टीएमसी का आचरण सबने देखा है। अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इनकी हरकतें। अरे जब कुछ घटना घट जाती है तो ये उल्टा विक्टिम्स को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब इस तरह की दुर्घटना होती है तब ये कहते हैं कि अरे ये तो लव अफेयर था। जब किसी औरत की साथ बलात्कार होता है, ये आधी रात को गई थी, झूठ बोल रही है, ये सब सजाई हुई घटना है। ये सारे स्टेटमेंट यहाँ की मुख्यमंत्री के हैं। तो आप देखिए कितनी संवेदनशील है मुख्यमंत्री। उसके बाद ये कहते हैं कि लोगों के प्रोटेस्ट करने से इनको दिक्कत, जबकि इनका काम होना चाहिए था कि दोषियों को, आरोपियों को पकड़ें। लेकिन ये पीछे पड़ गए हैं प्रोटेस्टर्स के कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तो आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है, तो ये घबरा गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 दिन के अंदर पकड़ करके लाओ और फांसी दे दो। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 7 दिनों के बाद सीबीआई को दूंगी। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी? ये सारे सबूत मिटा देने की, और वो हमने देखा है। देखिए अब एक एक करके बातें सामने आ रही है। अख्तर अली साहब ने कल कितना बड़ा जो है वो चिट्ठी दिखाया, कितनी बड़ी कमेटी बैठी थी। यानी एक कमेटी तभी बैठी है जब कोई मंत्रालय से उसको
परमिशन देते हैं कि हाँ भाई कमेटी जांच के लिए बैठी। तो ये जो कमेटी विजिलेंस के लिए बैठी थी, इसका पूरा जो है आइडिया ममता बनर्जी को था, इसकी पूरी खबर उनको थी कि इस अस्पताल में इस तरह की चीजें चल रही है। ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं ना, ऐसे आरोपी को, प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, हमने भी बात की है अख्तर साहब से, जिनका आपने जिक्र किया। कोलकाता रेप केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या बड़ा दावा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को सुना भी देते हैं। डॉक्टर संदीप चलाते थे रैकेट, ये कहा डॉक्टर अख्तर ने। पैसे लेकर छात्रों को पास फेल किया जाता था, डेड बॉडी सेल की जाती थी और इसके पीछे भी डॉक्टर संदीप का हाथ था, ये कहा है अख्तर ने। जिन विसल ब्लोअर की बात हो रही है उस अस्पताल को लेकर, आप सबसे पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपको कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेंट में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको देख करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो उसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेड करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। तो ये इसके खिलाफ भी मैंने, दूसरा वो बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़, जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था जिसको मैंने अपने रिपोर्ट में एक्सपोज किया था। मैंने इंक्वायरी किया था, अपनी इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में मैंने सबमिट दिया था और इसमें मैंने नाम भी मेंशन किया था और इसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर संदीप घोष थे। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में। ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे हैं? आप दिन में दीजिए, ऑफिस वर्किंग आवर में दीजिए। मैं वहाँ पे काम किया हूँ। उनके आने से पहले ये ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, लेकिन इन्होंने इस 2 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया कॉलेज का इमेज, रेपुटेशन सब ख़त्म कर दिया। मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया था, एंटी करप्शन में इनके खिलाफ कंप्लेन किया था, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आपने सुना डॉक्टर अख्तर अली को किस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। जैन साहब, आपका पुलिस डिपार्टमेंट का इतने दिनों का एक्सपीरियंस क्या कहता है? 2 तरह की बातें सामने आई। एक तो ये जघन्य बर्बर वारदात एक डॉक्टर बेटी के साथ, और दूसरी तरफ अस्पताल में चल रही तमाम अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, डेड बॉडीज का बिकना, इस तरह के आरोप, यानी अंग प्रत्यारोपण का कोई रैकेट चल रहा था, इसका संदेह। दोनों वारदातों में या फिर भ्रष्टाचार के इन आरोपों में आपको कहीं कोई कनेक्शन नजर आता है क्या? या फिर आप मानेंगे कि इस कनेक्शन की बहुत गहनता से पड़ताल होनी चाहिए, तभी असली राज खुलकर बाहर आएंगे? देखिए, जब किसी इंस्टीट्यूशन में रॉट सेट इन कर जाता है, वहां पर भ्रष्टाचार एक नियमित कार्रवाई हो जाती है जी, जहां पर हर डील में भ्रष्टाचार इन्वॉल्व होता है, वहीं पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जहां पर ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से काम होता है, जहां पे सब नियमों के अनुसार सब कार्रवाइयां चलती हैं, तो इतना हौसला किसी का नहीं बढ़ता कि हॉस्पिटल के एक रूम में जाकर, मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार रूम में जाकर इस प्रकार की बर्बरता की जाए। ये जो क्रिमिनल जिसका नाम आ रहा है, जिसका साइको एनालिसिस टेस्ट भी सीबीआई ने कराया है, पुलिस के भी बड़ा नजदीक था कलकत्ता में, और उसके बारे में बताया है कि ये बिल्कुल सेक्सुअल परवर्ट है। ऐसे लोगों की एंट्री, फ्री एंट्री, कभी भी आना, कभी भी जाना, ये सब क्यों परमिट की गई? महिलाओं के लिए क्यों नहीं वहां पर अलग से कोई रेस्ट रूम बनवाया गया? सुरक्षा के क्यों नहीं प्रबंध किए गए? ये सब चीजें जो हैं, ये सब ऐसे बिंदु हैं जिन पर समय रहते कार्य इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। जहां पर ईमानदारी से काम होता है, त्वरित एक्शन होता है। अगर बलात्कार हुआ है
तत्काल उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अननेचुरल डेथ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, बड़ा ऑब्वियस क्राइम सीन है कि उस बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया है, उसकी हत्या की गई है। तत्काल रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी। कलकत्ता पुलिस की भी इस भूमिका पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि उन्होंने इतने घंटे क्यों लगाए। पहले पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी हैंडओवर हो गई, तब उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये सब बिंदु जो हैं ये बहुत ही आपत्तिजनक हैं और इन्हीं सब की परिणति है, इन्हीं सब की जो सालों से अनियमितताएं चली आ रही हैं, इन्हीं की परिणति है कि वो बलात्कार और हत्या का ये जघन्य। जी, इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से रखी गई है। बादल देवनाथ जी, इतने सारे सबूत तो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई की वो उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से होनी चाहिए थी। कई ऐसे सबूत सामने आए हैं, यहां तक कि प्रिंसिपल जिसकी भूमिका अब तक संदिग्ध है उनके बारे में कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये भी आपको तब पता चलता है जब इस पूरे मामले में एक हफ्ता बीत जाता है। मैडम, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, समीर जी, आप टीवी9 के माध्यम से पूरे देशवासी को कहना चाहता हूँ, ममता दीदी पहले से कारी नजर से देखा और ममता दीदी 6 घंटे के अंदर मेन आरोपी को अरेस्ट किया। लेकिन संदीप घोष जो है, अरे ये बर्बाद हो जाए, इसको 7 दिन हो गया, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया सीबीआई ने? अभी तो ममता दीदी के हाथ में तो कुछ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हाथ में नहीं, सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई ममता दीदी के हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में है, लेकिन यहाँ पर भाजपा अभी तो भाजपा को राजनीति करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के हाथ में अभी कुछ नहीं है। सवाल ये कि पहले तो था, पहले तो इस केस की जांच कोलकाता पुलिस ही कर रही थी ना बादल देवनाथ साहब। मैं आता हूं आपके पास, इस बीच एक अहम अपडेट हमारे पास आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको यह अपडेट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें भी कोलकाता पुलिस के रवैये पर, जांच जिस तरह से की गई उस पर सवाल उठाए गए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल रही है? डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच है उसने सुनवाई शुरू कर दी है। हालांकि अब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें अपनी रखी जाएंगी जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होंगी। जी, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है? सीबीआई ने अपनी अभी तक की जो जांच की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट जितेंद्र सामने रख दी है, यानी सीबीआई की जांच का अभी तक का हासिल वसूल क्या है यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गया है। अब इस मामले में जो सुनवाई हो रही है उसमें आगे और क्या हो सकता है, क्या उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल, देखिए आज सीबीआई अपना पूरा पक्ष रखेगी। दरअसल सीबीआई ने पिछले 10 दिनों में जो पूछताछ की, जो पूरी जांच की, उसका पूरा ब्यौरा इस बंद लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल कर दिया है। अब उसको पूरा पढ़ने के बाद सीबीआई की तरफ से या फिर कहें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दलीलें की जाएंगी, कुछ बातें की जाएंगी। उसके बाद जो सीबीआई है वो अपना पक्ष उसमें रखेगी। साथ ही जो बंगाल सरकार है उसकी तरफ से भी अपना पक्ष वहां पर रखा जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी। लेकिन खास बात यह है कि सीबीआई ने जो बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी है, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। जिस तरीके से जांच पर सवाल उठाए गए, इसके अलावा जो स्पॉट था उसको सुरक्षित नहीं रखा गया, साथ ही जो आरोपी था उसको उसकी गिरफ्तारी में देरी हुई, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। तो इन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का रुख रहता है। जी, सीबीआई की अब तक की रिपोर्ट में क्या इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी मिल पाई है जितेंद्र की इस मामले में? अब तक तो एक ही आदमी को आरोपी माना गया है, लेकिन संदीप घोष से चूंकि लगातार इस मामले में पूछताछ हो रही है और कई और किरदार भी सामने आए हैं, इनकी भूमिका को किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की जो पूछताछ है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही कि इस पूरे मामले में यानी कि रेप और मर्डर में एक ही आरोपी है जिसका नाम संजय राय है।
और साथ ही जो संदीप घोष है, जो पूर्व प्रिंसिपल है, उनके ऊपर जो आरोप बताया जा रहा है वो एक तो सबूत मिटाने का और साथ ही जांच एजेंसी को गुमराह करने का। साथ ही जो जांच एजेंसी है वो संजय रॉय और जो संदीप घोष है उनके बीच के कनेक्शन को भी तलाश कर रही है। साथ ही जो भी अस्पताल में अनियमितताएं थी, जिनके आरोप लगातार संदीप घोष के ऊपर लगाए जा रहे थे, उसको लेकर भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल जो सीबीआई है वो कोलकाता पुलिस की जांच का एक तरीके से कहा जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही जो तफ्तीश है अब वो इस बात पर आगे बढ़ रही कि क्या इस वारदात के अंदर किस तरीके कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। इस एंगल से फिलहाल सीबीआई अपनी तफ्तीश कर रही थी। ठीक है, लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र इस बात का भी है कि कोलकाता पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती। कोलकाता पुलिस का क्या रिएक्शन है, कुमार कुंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक कोलकाता पुलिस की बात है तो बहुत ही अगर मैं पेपर की बात करूं तो 9:45 पर कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस को एक लेटर लिखा जाता है कि 9:45 पर एक लड़की मृत पाई गई है, उसका नाम का जिक्र नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखने की बात होती है। और ये एफआईआर लिखते लिखते मतलब समय निकल जाता है और 6 घंटे का समय निकल जाता है। दूसरी बात यह है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम एविडेंस को इकट्ठा करने में कई सारी हीला हवाली की। मतलब कि जब वहाँ पे टीम पहुँची है डॉक्टरों की और दूसरे लोगों की, तो उसको जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से सील करना चाहिए था वो सील नहीं किया, और अगर किया भी तो बाद में जब वो दीवार टूट रही थी तो कोलकाता पुलिस चुपचाप खड़े होकर टूटते हुए देख रही थी। ये हाल तब था जबकि सेमिनार हॉल ब्लॉक था। तो कई सारी ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है, और यह घेरा बार बार इस ओर इंगित करता है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश थी। हालांकि कोलकाता पुलिस बार बार इस बात का दावा कर रही है कि उसकी मंशा बचाने की नहीं बल्कि मुख्य जो आरोपी है उसको पकड़ने की थी, और समय रहते उन्होंने उसको पकड़ लिया था। लेकिन आम लोगों की गले से नीचे यह बात नहीं उतर पा रही कि अकेला संजय राय कैसे इस जघन्य घटना को अंजाम दे सकता है, कोई और भी था जिसे कोलकाता पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है समीर कि इसमें प्रिंसिपल समेत तमाम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े उन लोगों का नाम आ रहा है जिन्होंने किसी भी तरीके की कोई इरेगुलरिटीज की या फिर जिनके ऊपर सरकार का शह था। क्योंकि एक तरफ आपका अस्पताल से ट्रांसफर होता है और दूसरी तरफ दूसरे अस्पताल में आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है, वो भी सेम डे। अक्सर ये नहीं देखा जाता है सरकारी सिस्टम में। तो कोलकाता पुलिस प्रशासन सब लोग क्या किसी को बचा रहे थे, ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पाया। और सीबीआई भी इस बात को रख रही है कि प्रॉपर तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो शायद अब तक पता चल गया होता कि असली कातिल संजय राय है या इससे इतर और भी कोई लोग वहां पे मौजूद थे। जैन सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में अब तक जिस तरीके की बातें सामने आई हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। प्रशासन की तरफ से, जो कि मेडिकल कॉलेज का था, उसकी तरफ से शुरुआत में ही गोलमोल बातें कही गई। पहले इसे सुसाइड बताया गया, उससे पहले तो ये बताया गया कि बेटी की तबीयत खराब हो गई है, माता पिता को फिर बताया गया सुसाइड कर लिया गया, और उसके बाद बहुत समय बाद इस बात की सूचना दी गई कि आखिरकार हुआ क्या है। और यह भी इस पूरे मामले में अब तक देखा जा रहा है कि इस तरीके का शक है सीबीआई को कि क्राइम सीन को फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई। देखिए, डायरी के पन्ने फटे हुए मिले हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि डायरी के पन्ने किसने फाड़े हैं। नंबर 2, लड़की के माता पिता को सबसे पहले मिलने देना चाहिए। उनका सबसे पहला हक है कि तत्काल डेड बॉडी के पास जाएं। उनको जाने तक नहीं दिया गया। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट की गई। जो डॉक्टर्स वहां पर हैं, क्या उनके पास मेडिकल डिग्री है या फर्जी डिग्री है? क्या वो क्राइम सीन को देखकर ये भी पता नहीं लगा सकते वहां के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स और प्रिंसिपल कि क्या ये हत्या है, ये बलात्कार है, या ये एक अननेचुरल डेथ है या सुसाइड है? तमाशा बना रखा है। क्या समझ रहे हैं ये लोग कि पूरा बाकी जो देश है वो सब मूर्ख लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या गेम चल रहा है वहां पर? ये कोई तरीका होता है कि एक मेडिकल कॉलेज में आप इस टाइप की एक तहरीर भिजवा रहे हैं और थाने पे उसको दर्ज तक नहीं किया? कलकत्ता पुलिस की ख्याति बड़ी अच्छी रही है मेरी निगाह में, पर ये इस प्रकार के जो ये राजनीतिक दबाव में पुलिस है और जो गुंडों के प्रभाव में आके टीएमसी के जो वहां पे जो भी हो, जो माफिया रैकेट चल रहा है। अभी वहां के प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई है वहां के मेडिकल कॉलेजेस से, तो उन्होंने बताया है कि किस प्रेशर में वो वहां पे काम करते हैं, किस प्रकार से माफियाज हर जगह एक्टिव हैं।
हर जगह से वसूली का रैकेट चल रहा है। अगर ये प्रियंका टिब्रेवाल जी, बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, हम सियासत होते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा शक किस बात का है? अभी तक आरजीकर अस्पताल की जो भी जानकारियां सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली हैं। 2002 से लेकर 2024 तक 1-2 नहीं 7 डॉक्टर्स की मौत हुई है जो कि आरजीकर अस्पताल से जुड़े हुए थे। क्या चल रहा था इस अस्पताल में? कैसा माफिया राज था जिसका संदेह, जिसका शक इस वक्त साफ तौर पर होता है इन सारे तथ्यों के सामने आने के बाद आप लोगों के हिसाब से? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ममता बनर्जी जो है वो हमेशा दिखाती है कि उनकी छवि बड़ी ही साफ है, बड़ी सुथरी है, बड़ी क्लीन है। एक सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनती हैं और आसपास में जो हो बाकी के मंत्रियों ने किया है और उनको इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चोरी होती है तो एजुकेशन मिनिस्टर जेल जाता है, फूड डिपार्टमेंट में चोरी होती है तो फूड मिनिस्टर जेल जाता है। प्रियंका जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन डॉक्टर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि काम पर वापस जाइए। TV9 भारतवर्ष आपको यह भी दिखा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं जगह जगह और उसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। मरीजों को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी बहुत अहम, यह निर्देश बहुत अहम, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स काम पर वापस लौटें। डॉक्टर संघ यह कह रहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सुनवाई का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जितेंद्र, और क्या हुआ है और इसे लेकर सीजेआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त कोर्ट के अंदर एसजी तुषार मेहता और इसके अलावा कपिल सिब्बल मौजूद हैं और इसी दौरान बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको कहा गया है कि वो तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटें। और साथ ही डॉक्टर्स का कहना था कि उनको परेशान किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो तुरंत सबसे पहले ड्यूटी पर लौटे क्योंकि आम मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा डॉक्टर्स को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कोलकाता रेप केस को लेकर, उन्हें तत्काल अपनी ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। जी, तत्काल अपनी ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि डॉक्टर संघ जो इस वक्त हड़ताल पर हैं वो पहले डॉक्टर काम पर वापस लौटें। जगह जगह अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें सामने भी आ रही हैं जहां पर मरीज भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इलाज के लिए दर दर भटकने को वो मजबूर हैं क्योंकि डॉक्टर्स ओपीडी में है नहीं। कई सर्जरीज भी टाल दी गई हैं। इसकी वजह से जो दिक्कतें मरीजों को हो रही हैं उसका भी एक तरह से सुओमोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। प्रियंका जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। किस तरह के आरोप आप लगा रही हैं और ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए था इस मामले को लेकर? जब यह मामला सामने आया क्या नहीं किया गया? जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद बादल देवनाथ साहब आपका जवाब। देखिए, मैं यही कह रही थी कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की चोरी पकड़ी जाती है तो एजुकेशन मंत्री जेल चला जाता है। ममता बनर्जी कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमें इस बात का कोई संज्ञान नहीं था। हाँ। जब फूड डिपार्टमेंट में चोरी पकड़ी जाती है तो फूड मिनिस्टर जेल चले जाते हैं, तब ममता बनर्जी कहती है हमें इसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन अब जब हेल्थ डिपार्टमेंट की चोरी पकड़ी गई है तो क्या हेल्थ मिनिस्टर वही सजा कबूल करेंगी जो फूड मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को दी गई है, या वो फिर कहेंगी कि उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं था? बादल देवनाथ साहब, जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए, ये तो पीड़िता के घर नहीं गया, मृतकों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उल्टा देखिए जो डकैत है, झूठा पार्टी का जो डकैती दल है, ये लोग इलेक्ट्रॉन फंड के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया लूट किया। राफेल के करोड़ रुपया लूट किया। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ बच्चे के रेप की बात हो रही है, ये क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया हंस रही है, बंगाल के बारे में इन लोग फैसला करने पर पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है। जरा सी संवेदना नहीं, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बच्ची चली गई है, संवेदना नहीं। हर दिन दलित लेकिन वहाँ पर कोई चोरी पकड़ी गई। आप मुद्दे पर रहिए ना, आप राफेल पर बात कर रहे हैं, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कोलकाता में जो कुछ हुआ है उस पर जवाबदेही बनती है या नहीं? लेकिन बंगाल के लिए राजनीति करना चाहिए, बंगाल का बदनाम करना चाहिए, ममता बनर्जी का बदनाम करना चाहिए, यही है पॉलिटिक्स की भाजपा का।
ये बात एक नृत्य को इतना विजेता का घर गया ना, उनके माता पिता से मिला, लेकिन यहाँ पर इसीलिए जनता ने चप्पल खोल के इनके मुंह पर दे मारा। चाहिए अरे देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। एक मिनट, एक एक करके प्रियंका जी बादल देवनाथ, एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों तक भी पहुंच पाएगी। 6 महीने से महिला को बढ़ाता, कितने सारे महिला कर्मचारी को। और देखिए इस बीच में आप दोनों को माफी के साथ रोकना चाहूंगी, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है, तो इस वक्त का बड़ा अपडेट दर्शकों के सामने रख देते हैं। डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसे में सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टरों को टास्क फोर्स सुनेगी। आपको याद होगा पिछली सुनवाई में नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 9 डॉक्टर्स के निगरानी में ये टास्क फोर्स काम करेगी और अपनी तमाम रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन जितेंद्र शर्मा का एक बार मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, डॉक्टर्स को काम पर लौटने को तो कहा ही जा रहा है, लेकिन जिस टास्क फोर्स का गठन किया गया है, कहा जा रहा है कि आप अपनी तमाम परेशानियां वहां बताई जाए, आपके द्वारा वहां आपको सुना जाए। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई की तरफ से साफ कहा गया है कि डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसके जो प्रतिनिधि है, अगर उनको कोई शिकायत होती है, कोई परेशानी होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है उनके समक्ष वो अपनी परेशानियों को रख सकते हैं और वो परेशानियां दूर भी की जाएंगी, सभी पक्षों की राय ली जाएगी। तो फिलहाल तुरंत सभी जो पूरा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसको वापस लौटने पर काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने भी अपनी परेशानी बताई थी, उसको लेकर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि आप लोग काम पर लौटे, हम एक सामान्य आदेश देंगे और डॉक्टर ड्यूटी पर अगर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कोई सख्त कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया जाएगा। तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली कोशिश है कि तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा जो नर्सिस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो काम पर लौटे, ताकि जो सामान्य लोग हैं, जो मरीज हैं, जिनकी काफी दिनों से इलाज रुका हुआ है, जिनकी सर्जरी रुकी हुई है, उनका इलाज सुचारू रूप से हो सके। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, क्योंकि देश भर के अस्पतालों में इस वक्त जो मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उनका भी सलूशन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। निश्चित तौर पर अब देखना यह होगा कि सीजीआई के इस निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करते हैं क्या, काम पर वापस लौटते हैं क्या। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से यह दलील जरूर दी जा रही है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें बाधित बिल्कुल नहीं किया गया है, ओपीडी में भी इलाज किया जा रहा है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दिक्कतें मरीजों को हो रही हैं। अरविंद जैन साहब, किस तरह से आप देखते हैं, एक तरफ मरीजों को भी दिक्कत ना हो, दूसरी तरफ डॉक्टर्स की जो परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनका भी जल्द से जल्द हल ढूंढा जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर यह मंशा नजर आती है। नहीं, देखिए हल ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको परमानेंट इसका इलाज करना है तो कोई ऐसा सिस्टम, मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें कि जो उनकी जायज शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो वहां का जो वर्क कल्चर है उसको किस प्रकार से इंप्रूव करना है। लेडीज के लिए एक डेडिकेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए, थानों में बने हैं, एक रूम होना चाहिए जहां पर कि महिला पुलिसकर्मी विश्राम करती हैं। आप कहिए कि आप जाके आदमियों के बैरक में जाके आप आराम करिए, उनका टॉयलेट यूज करिए। मेडिकल कॉलेज जैसी जगह में ये सब व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती हैं क्या? हर चीज में कमीशन चल रहा है, हर चीज को बिकाऊ बना दिया गया है। जब इस प्रकार की एक कल्चर डेवलप हो जाता है तो जो सही काम होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं और जो गलत काम है वो पनपने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी का नतीजा है ये कि इसमें कौन सा बड़ा भारी वो है कि आप प्रॉपर सिक्योरिटी वहां पे गार्ड लगाएं। टेम्परेरी गार्ड लगा रखे थे, उनका भी पता नहीं पेमेंट कितनों का हो रहा था, कितने ऑन रोल दिखाए जा रहे थे, कितनों का पेमेंट हो रहा था। सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, टॉयलेट देना चाहिए, डेडिकेटेड उनके लिए डॉर्मेट्री या कोई रूम होना चाहिए जहां पर वो ऑफ ड्यूटी आराम कर सकें। जब आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि 36 घंटे वो हॉस्पिटल में बैठें तो उनकी सुख सुविधाओं का भी तो ध्यान रखना होगा। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। कुमार कुंदन का भी मैं रुख करना चाहूंगी। कुंदन, हम देख रहे हैं कोलकाता में जो रेप मर्डर हुआ उसके बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उनकी मांग लगातार है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एनटीएफ के गठन की बात की थी और अभी भी हम देख रहे हैं सुनवाई के दौरान सीजीआई बार बार ये अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे और उनकी हर परेशानी को सुना जाएगा, हल देने की भी कोशिश की जाएगी। मैं एक बार जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, आपके पास अगर कोर्ट से कोई अपडेट है, आप पहले अपनी बात रखें, फिर मैं कुमार कुंदन का रुख करूं।
जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा सुनवाई के दौरान कि सार्वजनिक अस्पताल में मैं भी सोया हूं जब मेरे एक रिश्तेदार अस्पताल के अंदर बीमार थे, एडमिट थे। तो सीजीआई की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है इस केस की सुनवाई के दौरान। साथ ही सीजीआई ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स इसलिए गठित की गई है कि रेजिडेंट डॉक्टर सहित जो तमाम हितधारक हैं उनसे परामर्श किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात पर गौर किया जाए। साथ ही सीजीआई ने यह भी कहा कि एक बार जब डॉक्टर काम पर लौट आए तो प्रतिकूल कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी, हमारा जर्नल आदेश तभी लागू होगा। तो महत्वपूर्ण टिप्पणी सीजीआई ने इस पूरे मामले पर की है। जी कुमार कुंदन, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए प्रतिमा, इसको ऐसे समझना पड़ेगा, सीजीआई की जो टिप्पणी है वो ये है कि अब तक डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का रुख कर रहे थे, स्वास्थ्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक वो बात कर रहे थे, उनके सामने अपनी डिमांड रख रहे थे। सीजीआई ने उनके सामने एक फॉर्म बना दिया, एक टास्क फोर्स बना दिया है कि आप उस टास्क फोर्स में जाके अपनी बात रखिए, वो आपकी सुनेगी और जो आपकी डिमांड है उसको माना जाएगा। और अगर वो टास्क फोर्स चूंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है तो निश्चित रूप से डॉक्टरों को एक इस तरीके का मंच दिया गया है जिस मंच की उनको तलाश थी, और इस मंच के मिलने के बाद भी अगर वो काम हड़ताल जारी रखते हैं, काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तब फिर निश्चित रूप से एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पे कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप जो है सबसे पहले काम पे लौटिए। और मुझे खुद याद है प्रतिमा, जब मुख्य न्यायाधीश एक बार एम्स में आए थे किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने एम्स के बारे में बताते हुए कहा था कि मैं एम्स कई बार आ चुका हूं अपने मरीजों, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, और अपने अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। तो जरा देश में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं सरकारी अस्पतालों में, उसका क्या असर पड़ रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की और तमाम अस्पतालों की जो अव्यवस्थाएं हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रहा है, जिन बातों का जिक्र हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनको समझने में, उनको देखने में, वो अव्यवस्थाएं दूर करने में सरकार को दिक्कत क्या है? जो काम आज सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो सरकार के लेवल पर क्यों नहीं होता इस देश में? देखिए, सरकार की निष्ठुरता, सरकार का जो काम करने का तरीका है, ये सब कुछ जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। सुप्रीम कोर्ट समझ गई है कि ये सरकार, प्रियंका जी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये सिर्फ कोलकाता के एक केस के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, अलग अलग अस्पतालों में देश भर में यही हालत है। देखिए, मैं आपको एक बात करती हूँ, जो अलग अलग अस्पतालों की ये बात कर रहे हैं, आज आप एम्स में चले जाइए और यहाँ की किसी सरकारी अस्पताल में आ जाइए, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। जमीन आसमान का। एक तरफ जो अस्पताल है जहाँ सिरिंज और बायोवेस्ट बेचा जा रहा है, आप ये सोचिए कल हमारा कोई रिश्तेदार अगर उसे यूज करे और बीमारियों से घिर जाए तो कहाँ जाएंगे हम? इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद जब सरकार कोई स्टेप नहीं लेती है तो लोग क्या करेंगे? आज आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के डॉक्टरों के लिए भरोसा दिखाया है टास्क फोर्स पर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आज यहाँ मरीज सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ सुरक्षित नहीं, टीचर सुरक्षित नहीं, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं। प्रियंका जी, बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। कोलकाता में जो हुआ उससे जघन्य, उससे गंभीर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी 2 डिमांड्स हैं। एक डिमांड यह कि कोलकाता की इस बेटी को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। दूसरी तरफ दूसरी डिमांड यह कि अलग अलग अस्पतालों में जो इस वक्त अव्यवस्थाएं हैं, जो दुर्दशा है, उसमें सुधार आए, ताकि तमाम डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल में खुद को सुरक्षित महसूस करें। ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। मैं फिर कहूंगी, देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए आज कोर्ट को यह लग रहा है कि टास्क फोर्स ही जो है लोगों को सुरक्षित रख सकती है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेलियर है। बार बार कहती हूँ, अगर पूरे पश्चिम बंगाल को टास्क फोर्स ही देखेगी, सीआईएसएफ ही देखेगा, सीआरपीएफ ही देखेगा, तो फिर इस सरकार की दरकार ही क्या है? जो सरकार सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लुप्त है, ऐसी सरकार की दरकार ही क्या है? फिर हमें केंद्र सरकार के अंदर दे दीजिए, लगाइए फोर्स, लगाइए सुरक्षा बल जो हमारी सुरक्षा कर सके। फिर इस सरकार की दरकार क्या है? प्रश्न यही है। अरे भाई, देश भर के अस्पतालों का हाल दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो केंद्र सरकार की है ना।
बादल देवनाथ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बादल जी। कुछ टीएमसी के नेता चोरी करके अपनी कुछ टीएमसी के नेता देखिए अपनी जेब गर्म करते हैं, अपने घर में ये सुरक्षित है, इसलिए इनको दुनिया की परवाह नहीं। एक एक करके प्रियंका जी, इनको कोई डर नहीं, क्योंकि चोरी करना इन लोगों की आदत हो गई। ठीक है प्रियंका जी, बादल देवनाथ साहब आप बोलिए। लगाएगी बहुत जल्दी लगाएगी, आप लोगों के हरकतों की वजह से जरूर लगाएगी। अरे बिल्कुल लगाएगी। आप अगर लोगों का खून करेंगे, औरतों का बलात्कार करेंगे, बच्चों को मारेंगे, टीचर की नौकरियां चोरी करेंगे, सारे मंत्री जेल में, उसके बावजूद ये लोग बार बार हर रहे भाजपा लोग टीएमसी के। मैं कहती हूँ एजुकेशन मिनिस्टर जेल, फूड मिनिस्टर जेल, बंगाल के लोगों का दिल चेंज नहीं देख सकते, लेकिन ये लोग बंगाल के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। ठीक है, आप लोग अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर हमारी बनी हुई है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि डॉक्टर्स के जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, 36 से 48 घंटे डॉक्टर्स काम करते हैं। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। टास्क फोर्स में आप सुझाव दे सकते हैं, ये डॉक्टर्स से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या कुछ कहा गया है, जितेंद्र शर्मा का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र डिटेल दे। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने कहा कि अगर आप हमारे आदेश को देखें तो हमें वास्तव में एक ही पहलू पर प्रकाश डाला है। सार्वजनिक अस्पतालों की एक पदानुक्रमित प्रकृति है और जूनियर डॉक्टर केवल यौन उत्पीड़न ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के लिए बेहद अति संवेदनशील होते हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आए हैं जिनकी एक बाढ़ सी आ गई है और बताया गया उन ईमेल्स में कि 48 से 36 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके की टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। और अब जो एसजी तुषार मेहता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने की बात कही है। फिलहाल सभी न्यायाधीश जो हैं वो आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जितेंद्र यहां पर यह क्लियर कीजिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के अस्पतालों की बात तो हो नहीं रही है, पूरे देश के अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उसका जिक्र कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली मेडिकल संघ, इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीआई, साथ ही नागपुर रेजिडेंट एसोसिएशन, डॉक्टर्स की एसोसिएशन, इन तमाम जो अलग अलग एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की गई है। तो इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे रहा है। तो सिर्फ कोलकाता मामले के ऊपर ही नहीं बल्कि देश भर के जो अलग अलग अस्पताल हैं जिनकी तरफ से इस तरीके की शिकायतें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर अर्जियां दाखिल की गई हैं, उन सभी पर एक कॉमन राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी जा रही है। जी बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, बादल देवनाथ साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और एक सवाल का जवाब दीजिए कि अरुणा शानबॉग के मामले में भी उस वक्त जिस तरह का बर्बर मामला सामने आया था उसके बाद अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी, उसका पालन आप लोग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? मतलब राज्य सरकारें क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवा पा रही हैं? अस्पतालों की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रही है? यह सवाल कभी अंतर्मन से पूछते हैं आप लोग? समीर जी, मैं 1 मिनट समय मांगूंगा जी। बंगाल में 24 मेडिकल कॉलेज है, 47 सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हजारों ग्रामीण हॉस्पिटल है, अर्थात पूरे बंगाल के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जूनियर डॉक्टर के ऊपर अत्याचार होता है ये तो निकल गया, लेकिन हम सब कहते हैं संदीप घोष को अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? वो बर्बाद हो जाए, उसको फांसी दे दो, जेल दे दो। लेकिन ये जो प्रियंका मैडम, ये जो भाजपा को प्रवक्ता, ये जो मोदी, जो अमित शाह, बदलापुर में एक 4 साल का बेटी का जो अत्याचार हुई थी उसके एक शब्द बोला। हरियाणा में एक नाच को कैसे अत्याचार, क्या बोला? प्रियंका जी ऐसे बीच में ना बोलिए, प्रियंका जी बीच में नहीं, एक एक करके। बंगाल के बारे में कहना चाहिए, बंगाल में पीछे से सत्ता लेना चाहिए। राज्यपाल के खिलाफ एक शब्द कहते, ये जो यहाँ का जो राज्यपाल, इसके खिलाफ। अरे भाई, टीएमसी के लोगों को, टीएमसी की सरकार पर सवाल उठाया जाए, यही बर्दाश्त नहीं है। आप लोग उंगली तोड़ने की, हाथ मरोड़ने की बात करने लगते हैं अगर सवाल उठाया जाए। एक तो अव्यवस्थाओं का आलम ये, उस पर जब इतनी बड़ी जघन्य वारदात हो जाए तो कोई सवाल भी ना पूछे आपसे। ये निर्लजता की पराकाष्ठा करते हैं। बादल देवनाथ साहब बोलिए। पराकाष्ठा करते हैं। मैं भाजपा का बात कह रहा हूँ, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो सीबीआई के ऊपर अभी दायित्व है, सीबीआई 7 दिन हो गया, एक भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया, एक भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया। होगा ममता बनर्जी उसको 5 अरेस्ट किया, लेकिन उसके पास से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के सीबीआई को जांच सौंपी है। बादल देवनाथ साहब, आप खुद संदीप घोष की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि ये सारी बातें आपके समक्ष अगर पहले थी तो पहले केस क्यों नहीं दर्ज किया गया? और इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट से आ रही है सामने, जहां सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट इस वक्त बेंच द्वारा पढ़ी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीबीआई ने बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद सौंप दी थी, जिसे अब पढ़ा जा रहा है। और सीबीआई की अब तक की शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चला है, उसकी एक एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट में है। जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, और जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए सीबीआई को बाकायदा तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि आप अब स्टेटस रिपोर्ट की तरफ कोर्ट ध्यान करें, अपना गौर करें। उसके बाद अब फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू कर दिया गया है, जिसमें तुषार मेहता ने बीच में बोला कि आप पैरा नंबर 7 पढ़िए। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जो कोर्ट है उसने, जो बेंच है उसने फिलहाल जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दायर की गई है उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। अब आगे किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट का इस पर होगा वो देखने वाली बात होगी। जी, तो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी डिटेल सामने आ रही है। जैन सर, किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि ये बहुत शुरुआत होगा इस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि यहां पर हीरा हवाली हुई है, लापरवाही बरती गई है कोलकाता पुलिस की तरफ से। क्या वो जांच को प्रभावित करेगी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है जो शुरुआती एविडेंस होते हैं किसी भी क्राइम के। शुरुआती एविडेंस होता है, सबसे क्रूशियल होता है। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज्ड पर्सन कोई अंदर ना जाने पाए। यही कारण हो सकता है कि जो उसकी डायरी के पन्ने फटे हुए मिले, जो रेलेवेंट पेजेस थे वो सब बताते हैं कि उस बच्ची की जानकारी में आया था कि वहां पर एक प्रकार का ऑर्गन्स का और एक सेक्स रैकेट वहां पर फंक्शन कर रहा था और वो उसको अपोज कर रही थी और उसने कहा था कि इसकी कंप्लेंट करेगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका मुंह बंद किया गया हो। ये तो अब जब आगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि क्या क्या कमियां वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रही। और जो क्रूशियल एविडेंस है, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसमें बहुत से क्रूशियल एविडेंस ऐसा लगता है जिस प्रकार से शुरू का बिहेवियर रहा है कि उनको अवश्य नष्ट किया गया होगा। ये सीबीआई अपनी रिपोर्ट में लाएगी। सीबीआई अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है इस केस में, करना भी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं, सभी माता पिता जिनकी बच्चियां हैं। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, डॉक्टर्स 8-8, 9-9 साल पढ़ाई करके इस पोजीशन में आते हैं, और अगर ये स्थिति अगर उनकी बननी है और उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, इस बच्ची के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। और भी जो डॉक्टर्स अपने अपने बच्चों को भेजते हैं मेडिकल कॉलेजेस में ड्यूटी में, हॉस्पिटल्स में, वो कितना घबराते होंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक घबराहट अभिभावकों में निश्चित तौर पर इस केस के सामने आने के बाद नजर आ रही है। जिस तरह का ये बर्बर और जघन्य मामला है, इसमें इंसाफ जल्द से जल्द मिले, ये पूरा देश डिमांड कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट उस देश की भावना का ख्याल रखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दो बड़ी बातें कही गई हैं। एक तो देश भर के अस्पतालों में जो अव्यवस्थाओं का आलम है उसमें सुधार आए, हड़ताल पर जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर वापस लौटें, वरना कानून अपना रुख जो है वो अख्तियार करेगा, अपनी कार्रवाई करेगा। और दूसरी तरफ कोलकाता में जो बर्बरता हुई, सीबीआई की जांच में जो अब तक जानकारियां सामने आई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जा रही हैं। अब उस पर टिप्पणियां थोड़ी देर में आनी शुरू होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।